अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, बट उससे पहले हम ये जानकारी ले लेते हैं कि किस कारणवश आखिरकार हमारे यहाँ पे जो है रिजर्वेशन का फॉर्मूला आया था। तो रिजर्वेशन का फॉर्मूला बेसिकली इसीलिए आया था ताकि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइबल ग्रुप, उन्हें हम क्या है थोड़ा सा लेवरेज कर सकें, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला सकें और उन्हें ऐसी कंडीशन पे ला सके कि वो सबके साथ बराबरी में चल सके। ये सारे ग्रुप्स इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे, बट ये कंडीशन नहीं थी उन्हें रिजर्वेशन देने की। वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे क्योंकि उनकी कास्ट वो थी और उनका सोशल ग्रुप वो था, तो वो अपने सोशल ग्रुप और कास्ट की वजह से उस इकोनॉमिक बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजर्वेशन पॉलिसी में काफी ज्यादा चेंज किए गए, बहुत अलग अलग तरीके के बदलाव किए गए। ऐसे ही एक बदलाव के बारे में चर्चा की गई है इस आर्टिकल के अंदर। इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा के बारे में। कहा गया है कि किस तरीके से ये जो है डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है और किस तरीके से एम्बिग्युइटी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2019 तक किस तरीके का फॉर्मूला चलता था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ दो तरीके की रिजर्वेशन थी, वर्टिकल रिजर्वेशन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जब हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो SC, ST, OBC, अब यहाँ पे कोई तरीके का जो है चेंज नहीं आ सकता, ये कास्ट बेस पे है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब हो गया कि अक्रॉस द कास्ट, हर एक अलग अलग कास्ट में ये चीज हो सकती है, जैसे वुमन, पीपल विद डिसेबिलिटी, डोमिसाइल, ये सारी चीजें हर एक कास्ट के अंदर हम देख सकते हैं। अब जब तक 2019 के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला एंगल नहीं आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं आया था, जिसके थ्रू 10% कोटा दे दिया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, तब तक वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर कोई भी तरीके से एक इंसान दो जगह नहीं जा सकता। या तो वो SC हो सकता है, या ST हो सकता है, या OBC हो सकता है। बट अब आप इस चीज को देखिए, एक SC जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी आ सकता है, एक OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी आ सकता है, एक ST भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में भी आ सकता है। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके अंदर दो कैटेगरी में जा सकता है एक ही इंसान, जिसके थ्रू ये क्लियरली बताया गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के इस अमेंडमेंट में ये क्लियरली बताया गया कि एक ही आप वर्टिकल रिजर्वेशन ले सकते हो। या तो आप SC हो सकते हो, या EWS में आ सकते हो, या ST हो सकते हो, या EWS में आ सकते हो। तो इस चीज को चैलेंज कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट इट वायलेट्स द इंडिविजुअल राइट टू इक्वालिटी। ये हमारे इक्वालिटी के राइट का हनन कर रही है, इस चीज के ऊपर जो है केस कर दिया गया। अब केस के अंदर क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ आई, ये लोग कॉम्प्रोमाइज की तरफ आई गवर्नमेंट और जिन्होंने केस किया था उन्होंने, और बोला कि हम क्या करेंगे, आप किसी भी तरीके से हमारा जो अमेंडमेंट है उसे रिवोक ना करें, उसे चेंज ना करें। हम अमेंडमेंट के अंदर इस चीज को ले आएंगे कि एक इंसान जो है दो वर्टिकल रिजर्वेशन ले सकता है। सो अब आ गई हमारे सामने ओवरलैपिंग वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज, और उसी के साथ साथ आ गई एम्बिग्यूटी, और जिसे हम बोल सकते हैं लूप होल। अब हमारे यहाँ रिजर्वेशन किस तरीके से दी जाती है उस चीज की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम जनरल रैंकिंग की जब बात करते हैं, ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ वही लोग नहीं आते जिन्होंने ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरा है, बल्कि वो लोग भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि अगर कट ऑफ 60 है जनरल की, बट किसी SC स्टूडेंट ने 64 उसके अंदर अचीव कर लिए, तो अब उस SC स्टूडेंट को क्या माना जाएगा, उसे जनरल माना जाएगा, उसे ओपन कैटेगरी में माना जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके से जनरल की रैंकिंग फिल की जाती है, और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो जनरल की रैंकिंग हासिल कर चुके हैं बट ओरिजिनली दे आर फ्रॉम SC एंड ST, नाउ दे आर जनरल फॉर दिस पर्पस। अब उसके बाद जितने बची हुई ST सीट्स हैं उसके अंदर STs को फिल किया जाएगा, और इस तरीके से इस चीज को देखा जाता है, इस तरीके से ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है ओवर एंड अबव चॉइस रूल इन द लिटरेचर। इसे इस तरीके से देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब तक एक इंसान एक ही वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी में था तब तक ये फर्क नहीं पड़ता था कि कौन से सीक्वेंस में इसे फिल किया जा रहा है, बट अब जब एक इंसान दो कैटेगरी में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से सीक्वेंस में सीट्स को फिल किया जाए। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब ऐसे देखिए कि अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हम जस्ट जनरल के बाद फिल करते हैं, जनरल कैटेगरी हमने फिल कर दी, उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को फिल करते हैं, तो 98% ऑफ द पॉपुलेशन क्वालिफाइज फॉर द वीकर सेक्शन।
जिस तरीके का डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें 98% ऑफ दी पॉपुलेशन, और वो चीज सही भी है। हमारे यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी भी किस में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वो जब चाहे तब अपने इकोनॉमिक स्टेटस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। 98% है। अब बचे हुए 2% उनका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन बीइंग, जो इतने ज्यादा अमीर है वो किसी भी तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने फॉर्म नहीं डालेंगे। तो अब डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वापस कंडीशन तो वही बन गई। अब तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आप जनरल के अंदर ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जनरल के बाद जो भी बचेंगे उसके अंदर आ जाएंगे। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हमें लास्ट में फिल करना चाहिए। उसकी कंडीशन देखते हैं उससे क्या होगा। समझिए, पहले जनरल के अंदर जिस जिसको रैंकिंग मिलनी थी मिल गई, फिर ओबीसी के अंदर जिसको अपनी सीट फिल करनी थी उसने कर ली, एससी के अंदर जिसको फिल करनी थी उसने कर ली, एसटी के अंदर जिसको फिल करनी थी कर ली। तो जिन्होंने बढ़िया बढ़िया स्कोर किया है, मतलब जिन्होंने ऊपर की रैंकिंग क्लियर कर ली है, अब बचे कौन है? अब सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बचे, जिसके अंदर सब हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। अब उसकी रैंकिंग बनेगी। तो ये क्या है? ये बेनिफिट करेगा वो सेक्शन के लिए जो वर्टिकल रिजर्वेशन में नहीं आती है, मतलब एससी एसटी ओबीसी ग्रुप में नहीं आती है, बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो ये सबसे बेहतर रहेगा और ये सबसे बेहतर अप्रोच रहेगा। सो बहरहाल बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी और बहुत ज्यादा लूप होल क्रिएट हो रहा है इस सिचुएशन की वजह से, पर ये एक बेनिफिट है, ये इसका एक सोल्यूशन है कि हमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की सीट्स जो है फर्स्ट फिल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें लास्ट में फिल करना चाहिए, सबसे आखिर में फिल करना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का उसमें कोई भी हमारे सामने इशू खड़ा ना हो। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ओरिजिन तमिल रेफ्यूजीज की। The Supreme Court of India has now posted 232 petitions challenging the Citizenship Amendment Act of 2019 on December 6, 2022. अब इस दिन ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, इस दिन ये तय किया जाएगा कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट सही है या नहीं। बट इसी के साथ साथ एक और चीज इसके साथ लिंक्ड है, वो है इंडियन ओरिजिन तमिल, जो कि कहाँ से आए हैं? श्रीलंका के अंदर से। अब ये क्या कंडीशन है और किस तरीके से इंडिया फेस कर रही है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इंडिया के अंदर इंडियन ओरिजिन तमिल 30,000 है जो श्रीलंका से आए हैं हमारे यहाँ। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या सोल्यूशन होगा, वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये किस वजह से हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ब्रिटिश एरा के दौरान। इंडियंस को यहाँ से ले जाया गया, इंडियन तमिल्स को स्पेसिफिकली यहाँ से ले जाया गया और श्रीलंका के अंदर उन्हें प्लांटेशन में काम कराया गया, उनसे बाकी सारे काम कराए गए, एज ए लेबर काम कराया गया। बट उस समय तक एक चीज थी कि उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा गया था, और ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से वो जो श्रीलंकन सिनलीज हैं और श्रीलंकन तमिल्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग रहते थे, आइसोलेटेड रहते थे। बट सिचुएशन चेंज हुई आफ्टर 1947, जब श्रीलंका ने फेस किया सिन्हलीज नेशनलिज्म, जहां कोई भी जगह नहीं बची तमिल्स के लिए, इंडियन ओरिजिन तमिल्स के लिए स्पेसिफिकली, और वो काफी ज्यादा क्राइसिस फेस कर रहे थे। अब किया क्या जाए, क्योंकि अचानक से 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिटीजनशिप देने से मना कर दिया गया। जो इंडियन ओरिजिन तमिल है वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते अब श्रीलंका की, ऐसी कंडीशन आ गई। इस चीज को सॉल्व कर सकती थी दो जो मेजोरिटी बड़ी गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट थी वही। तो सब्सिक्वेंटली दो बायलैटरल पैक्ट साइन किए गए, श्रीमावो शास्त्री पैक्ट 1964 एंड श्रीमावो गांधी पैक्ट 1974। इसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि हम 6 लाख लोगों को इंडिया के अंदर सिटीजनशिप देंगे जो इंडियन ओरिजिन तमिल है, जो इंडिया से गए हैं ऐसे तमिल को हम यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे, ये बात तय हुई। बट चीजें जैसे हम हमेशा सोचते हैं वैसी होती नहीं है। श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और उस सिविल वॉर के चलते अब श्रीलंकन तमिल्स भी जो है रेफ्यूजी चाहते थे इंडिया में, श्रीलंकन तमिल्स भी इंडियन सिटीजनशिप चाहते थे। इंडिया के लिए काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया और इतना ज्यादा प्रेशर इंडिया फेस नहीं कर सकती थी। इसलिए इंडिया ने क्या किया कि जुलाई 1983 के बाद जितने भी लोग आए उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा कि इसके बाद किसी को भी हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। अब दोनों गवर्नमेंट का फोकस इस चीज पे चला गया कि किस तरीके से रेफ्यूजी का वेलफेयर किया जाए और उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, ना कि सिटीजनशिप देने पे। क्योंकि 1983 के बाद जितने भी लोग आए श्रीलंका से, अब वो जो थे अब रेफ्यूजीज थे, अब किसी भी तरीके से उन्हें हम सिटीजनशिप दे ये पॉसिबल नहीं था। रीजन बीइंग क्योंकि वो अनऑथराइज्ड चैनल से आए थे और अब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी।
तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है, उस चीज के बारे में आप डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व करें। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है और हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन पी उल्गानाथन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बता दिया, जब ये डिस्कस किया जा रहा था तमिल जो कि कोटापट्टू एंड मंडपम कैंप्स में है अभी फिलहाल, उनके बारे में जब चर्चा की गई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने बताया कि हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं श्रीलंकन तमिल्स में और इंडियन तमिल्स में। जब हम इंडियन तमिल्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह ध्यान देनी है कि जब तक हम उन्हें सिटीजनशिप नहीं दे रहे तब तक हम उनका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वी आर वायलेटिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडियन तमिल्स। इस चीज का हमें ध्यान देना है और उन्हें जितना जल्दी हो सके हमें सिटीजनशिप देनी चाहिए, वेदर वी कैन सी इट इन अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और बाय द लॉज, बाय इंटरनेशनल लॉज, वॉट मैनर इंडियन तमिल्स को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। इसके बाद दूसरा एक केस आया, दैट वाज अभिरामी एस वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2022, जिसके अंदर इसको कनेक्ट किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के साथ। यहाँ पे सिंपली ये डिस्कशन हुआ कि जो चीज हम देख पा रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम जो है माइनॉरिटी को अंदर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पे परसिक्यूटेड है, वो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। अब सिमिलर चीज तो श्रीलंकन तमिल्स भी फेस कर रहे हैं, तो ये चीज तो उनके लिए भी अप्लाई की जा सकती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक लिबरल अप्रोच ले और एक लिबरल अंडरस्टैंडिंग ले और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसका अप्रोच और ज्यादा बढ़ा दे और इसके अंदर श्रीलंकन तमिल्स को इंक्लूड कर ले। अब ये चीज यूनियन ऑफ इंडिया को इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि उन्हें जो है 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एरिया को बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जब हम बात करें इंडियन ओरिजिन तमिल्स का जो क्लेम है सिटीजनशिप की तरफ, वो काफी ज्यादा राइटफुल क्लेम है। क्यों कह रहा हूं मैं कि ये राइटफुल क्लेम है, इसका डिसीजन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इन चमका रेफ्यूजी केस। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट undertaking made by the government of India with respect to grant of citizenship inherits a right in the stateless or रेफ्यूजी पॉपुलेशन। यह स्पेसिफिकली बताया गया है कि उनके पास एक राइट आ जाता है जब इस तरीके की हम कंडीशन उनके सामने रखते हैं, हम अंडरटेकिंग देते हैं कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे। और ऐसी अंडरटेकिंग दी गई 1964 के अंदर भी और 1974 के अंदर भी। पहले शास्त्री जी ने दी, फिर इंदिरा गांधी जी ने दी। तो ये चीज तो हमारे सामने, ये हिस्ट्री के अंदर पहली बार नहीं होगा कि अगर इस तरीके की सिटीजनशिप दी जा रही है जो रेट्रोएक्टिवली फंक्शन कर रही है। क्योंकि 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसा एक एक्ट इनेक्ट किया था जिसका नाम है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी टेक्निकल करेक्शन एक्ट, जिसके अंदर सिटीजनशिप दी गई उन बच्चों को जिनके पिता जो थे वो एलियन थे, मतलब दूसरे देश के, और उनकी मदर जो है वो यूएस सिटीजन थी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हम इनको सिटीजनशिप दे सकते हैं और देनी चाहिए। तो ऑल एंड ऑल इस आर्टिकल के अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कनेक्ट किया गया इंडियन ओरिजिन तमिल्स के साथ। और इसी आर्टिकल को हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था जब अभिरामी एस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 हमारे सामने आया था, उसका वर्डिक्ट हमारे सामने आया था। तो अब इस पे और क्या डेवलपमेंट होता है वो हम आगे पढ़ते रहेंगे।